I was submitting before honorable member of this माइक bench, को प्लीज यूज करें. member of this bench, that despite provision of Article 191, Clause 3, the Supreme Court still possesses and exercises the power of under Article 184, 185, 186 to support my contention and submission. I draw your lordship attention to Article 184, Clause 3, Proviso. Article 184, Clause 3, Proviso. My lord, I am not reading Clause 1, 2, 3 because we all know. So, Proviso is a new introduction to this article. So, I want to read that. Provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So, my lords, by this proviso, a clog is being put or power of the Supreme Court under 184 Clause 3, which is commonly known as a suo motu power, is being reduced, that it can only pass an order of nature of suo motu or can make a declaration on its own regarding a matter which is pending and an application contains that content. Beyond that, the Supreme Court, sir, it doesn't say the bench. अगर आपकी बात मान ली जाए, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अलग है और बेंच अलग है, तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि सो मोटो पावर बेंच के बरकरार है, हाई कोर्ट से ले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट से ले लिए गए. अगर ये होता तो ये आर्टिकल 199 रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 191A में होना चाहिए था, क्योंकि पावर्स तो बज़ाहिर प्राइमा फेशाई 184 की 191A में जा रही है. मैं रिफ्रेश करता हूँ. अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग है, तो इस प्रोवाइजो में जो सो मोटो के पावर लिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए, बेंच के नहीं लिए जी. नहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेंच के पास अदरवाइज सारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, बेंच के पास मैं वो भी नहीं मान रहा. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट 191A द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर नॉट बार्ड इन 184 एंड 185, बावजूद इसके कि 191 है, कंप्लीट बार नहीं है. कुछ पावर्स दी गई हैं बेंच को, नए बेंच को, मगर सुप्रीम कोर्ट has not been denuded of its powers. मैं ये कर रहा, वरना ये प्रोवाइजो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था. सो मोटो पावर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है तो पावर है. अच्छा लर्नेड काउंसिल, एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है, 191A आ चुका है और उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करते हैं. And now you are saying कि there should be a full bench. तो क्या उसके लिए हमें प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा? एंड फॉर दैट मैटर 26th अमेंडमेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ेगा पहले. देखें, सुप्रीम कोर्ट कभी भी डिन्यूड नहीं हुई ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर. अगर कोई इशू आ भी जाए, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर आप डिसाइड करें कि फुल बेंच को रेफर करना है तो चीफ जस्टिस के थ्रू कमेटी के पास जा सकता है, कमेटी के पास रेफर किया जा सकता है. उसको किस तरह बाईपास करेंगे 191A को? 191A has to be read with the whole constitution. मेरी गुजारिश ये कि बहुत सी जजमेंट्स में आपने फरमाया है कि कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अलोन नहीं होती. It has to उसमें तो बाइफरकेट कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स शैल बी हर्ड बाय द बावजूद इसके, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके, बावजूद इसके यू आर स्टिल ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट.
अभी मैं आपको 187 के हवाले से भी कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर हम ट्रीट करें कि ये आप 184(3) को तो पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वुड बी दी हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन इफ यू विल रीड 184(3) with article 191A sub article 3? ठीक है, you mean to say that the power of the Supreme Court or the bench or the suo moto as provided under article 184 are still intact? ठीक है, if you read this sub article 3 with sub article 3 of article 191A, there is a clear restriction that no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court. Vested in the Supreme Court. वो जो 3 को आप पढ़ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, उसको लाके यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक बात फिर आप पढ़ेंगे इसका सब आर्टिकल सब क्लॉज बी, appellate jurisdiction of the Supreme Court under clause 3 of article 185 where a judgment or order of the High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of a law as to the interpretation of the Constitution and original jurisdiction of the Supreme Court under article 184 भी यहाँ ट्रांसफर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो जो आप बात कर रहे थे, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर fully cognizant with this word Supreme Court. That is why they have mentioned in sub-article 3, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court. आपने जैसे शुरू किया आपने माना कि 1843 की जुरिस्डिक्शन तो है वो, अब आप कह रहे हैं कि वो सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। किसने कहा आपको कि वो है? 1843 तो आप फरमा रहे ना कि वो आज भी इंडिपेंडेंट है विदाउट प्रेजुडिस टू द आर्टिकल 191A. द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज अनदर थिंग एंड दिस 184(3) इज स्टिल देयर बिकॉज द प्रोवाइजो हैज बीन एडेड इन दैट। इसीलिए मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सारी ट्रांसफर करनी थी बिफोर द बेंच, तो वो प्रोवाइजो यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड किया? ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या प्रॉब्लम थी? तो ये तो फिर एक इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंटेंशन ज़ाहिर हो रही है बाय द वे this expression and this proviso has been provided, and where it has been provided under article 184(3). जी वो क्या प्रोविजो दोबारा पढ़ दीजिए आप। दोबारा पढ़ लेते हैं जी। क्लास 3 के तहत we all know the Supreme Court has the power to pass order in nature of suo moto. The proviso says, provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo moto exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So by this proviso explicitly power of suo moto is being curtailed or reduced. Okay. So when they provided this proviso in article 184(3), at the same time, at the same juncture, they have already crafted article 191A in the constitution, and the entire jurisdiction of 184, including 184(3), has been transferred to the constitutional bench. Sir, please. अब Let इसीलिए me make myself clear, sir. ये प्रोवाइजो जो है 26 अमेंडमेंट ने प्रोवाइड की है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये 191 क्लास 3 के साथ होनी चाहिए। उन्होंने जब आगे लिख दिया वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, यही में सब आर्टिकल 3 के अंदर 191A में when they provided this wording vested in the Supreme Court means whatever vested in the Supreme Court under article 184(3) that has been transformed to article 191A of the Constitution. इसकी चले for a second, it's an intellectual dialogue we are having. यहाँ रीजन क्या थी प्रोवाइड करने की? वहाँ क्या बार था, वहाँ क्या रुकावट थी? 191 क्लास 3 में क्या रुकावट थी? ये तो फिर अब उनसे पूछा जाएगा भाई, ये तो बात की बात है। बात ये है कि ये तो इस वक्त जो लिटरल इंटरप्रिटेशन इसकी है
मेरे हिसाब से जो टेंटेटिवली व्हाट आई एम हियरिंग यू, आप उसको बेस बना रहे हैं प्रोवाइजो को कि ये इधर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का I have जुरिसडिक्शन made my- अनटच है। मैं तो आपको उसकी बात कर रहा हूँ कि वंस देयर आर टू प्रोविजन 184(3) एंड 191(a) I have- that need to be harmonized for I- the purposes of I literal have- interpretation and the intention of the constitutional framers. I have made my submission. I move forward. It's ठीक। up to you to take it or not. But I have whatever I feel. Okay, ठीक है, I that submit is the it. point, then we will answer. No, sir. Thank you. I refer to PLD 1997 Supreme Court. Relevant at 7 to 8. पहला पेज बता दीजिए please. Page, it starts from 700, sir. G, PFU General Insurance for this federation. प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी। आप रेलेवेंट पेज कौन सा पढ़ जी रहे थे? मैं रेलिवेंट पे आता हूँ, मुख्तसर करने के लिए 7 to 8 पे आ जाए सर। जी इसमें जो पैरा 18 है स्टेट पे, उस पे आ जाए। ये सर ब्रीफेस्ट कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग जिसको भी आप कहें, ऑन माय पॉइंट of use of notwithstanding or its purpose and meaning. Now I read para 18, my lords, if you have got the book. प्लीज पढ़िए। Arguments had been addressed by learned counsel for the appellants as well as by Sheikh Haider representing the department on the non-obstant clause in section 10(7) of the act as well as section 26A of the ordinance. So this judgment was passed by my lord Nasir Aslam Zahid, deceased. A non-absent clause is usually used in provision to indicate that the provision should prevail despite anything to the contrary in the provision mentioned in such non-obstant clause. In case there is any inconsistency between the non-obstant clause and another provision, one of the objects of such a clause is to indicate that it is the non-obstant clause which would prevail over the other clauses. Now, my lords, notwithstanding was used in 175A3, 191 clause 6, but not in 3 of 191. Intention is very clear that the bar is not a complete, and Article 191A still has to be read with Article 176 and other relevant 176 constitution किसमें आप which कह रहे हैं? relates to this part of the constitution and particularly part 1, chapter 1 of part 7 of the constitution. नहीं, तो- आप पहले इसमें पढ़ रहे थे ना 175, कहाँ पे आप पहले पढ़ रहे हैं? 175A में किस में? 175 175A सर देखें, 175A clause 2 reads how to appoint judges of the Supreme Court through the commission. सब आर्टिकल 3 में है नॉन और ऑब्स्टेंट। क्लास 3 कहती है कि नॉट विद स्टैंडिंग contained in clause 1 or clause 2, the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee. So because the Judicial Commission has been barred for the appointment of the Chief Justice, notwithstanding has been used. And this notwithstanding expression has not been used in clause 3 of 191A. Otherwise, it was very simple. Now, my lord, on this point,
There are two recent judgments. Supreme Court Bar Association, PLD 2004, Supreme Court 1. Relevant is at page 22. The other book is Islamabad High Court Bar Association, PLD 2023, Supreme Court 729 at 755. Now, my lord, both these judgments. Last page क्या है? ये है सर, पेज है 7 to 9 से स्टार्ट होती है, रेलिवेंट है 755. 755 रेलिवेंट है. मैं दोबारा पढ़ दूं? नहीं ठीक होगी 729. No, my lord, in these two judgments, as we know, मैंने पेज लिखवा दी, मैं पढ़ूंगा नहीं to save the time, मैं बता देता हूँ. As we know, sir, in Article 48(1) of the Constitution, the Prime Minister has been given power to advise the President, and President is bound to act on the advice of the Prime Minister. But Clause 2 of Article 48 says that notwithstanding anything contained in Clause 1 of this article, President shall act in his discretion. जो वो मामले इसी तरह सर 58 में पावर दी गई है डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली की टू द प्राइम मिनिस्टर कि इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस द president shall dissolve the national assembly, and if he does not dissolve after expiry of 48 hours, automatically national assembly stands dissolved. Clause 2 में ये कहा गया, notwithstanding anything contained in Clause 1 of Article 58, President may dissolve the assembly in his discretion when resolution of vote of no confidence has been passed against the Prime Minister, and in his opinion there is no other Muslim member who commands the confidence, so he can dissolve in his discretion. So मैं just mention ये करूँ sir कि wherever bar or exclusion is meant, notwithstanding this has been used. I have given a chart wherever this word notwithstanding has been used. Probably मैंने आपको दी थी. In 32 articles of the Constitution, this expression has been used. Then, my lord, one young intellectual has written an article on this word, on this expression, notwithstanding, using material from our jurisdiction, Indian jurisdiction, American jurisdiction, just to explain what does it convey. Now, my lord, I proceed. Now, my lord, I submit that, as I said earlier, sir, that Article 176 and 119A, they have to be read together. To explain why I'm saying so, I am referring a judgment, PLD 1988, Supreme Court 645, relevant page 663. So, when this Federal Shariat Court and Federal Shariat Appellant Bench were constituted 3A or 203A, and आप कहाँ से पढ़ रहे हैं जरा बता दीजिए. मैं पढ़ूंगा सर 663 से पढ़ूंगा, अभी मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ. जी ये फेडरल शरीयत कोर्ट, ये जब 80 में ये सारा सिस्टम आया तो जाहिर है कि इस पे भी बहुत केस आया, बहुत बहस हुई, बहुत सी चीज़ें चैलेंज हुई, तो बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व की गई बाय दिस कोर्ट. नो सर, हियर वाज अ पॉइंट रिगार्डिंग द शरीयत अपीलेंट बेंच 663. ये
पैरा सर शुरू होता है 28:662 से, वहाँ से पढ़ लेते हैं सर, लंबा पैरा नहीं है. The only remaining contention raised by the learned Deputy Attorney General to the effect that when a legislature in its wisdom makes a certain exception with regard to right of opportunity of hearing, as in the provisions in dispute, the court has no power under Article 203D/203F to examine such wisdom, or for that matter intention of the legislature is also without force. It is obvious that if the exception, or for that matter its purpose, runs counter to the injunctions of Islam as contained in the Holy Quran and the Sunnah, as already interpreted in the aforesaid case, the courts will be competent to take the necessary decision and declare it under Article 203D/20F of the Constitution. It may be mentioned here that as held in the case of BZK Kaus versus Federal Government of Pakistan and others, PLD 1982, SC 409, and Abdul Hamid versus the state, PLD 1983, SC 130, when the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court determines matter brought before it under Article 203F, read with Article 203D of the Constitution, except for the relevant limitations contained in Chapter 3A of the Constitution, it continues to be the same Supreme Court as is visualized under Part 2, Chapter 1 of the Constitution. Part 7. In that context, it has the power under Article 1871 to issue such directions, orders, and decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, apart from other conditions, the expression complete justice in the context of jurisdiction of the court under Article 203F, read with 203D, would have to be in accord with the principle contained or derived from the Islamic provision. No, sir, they hold that despite the exclusive powers gazing to Federal Shariat Court, it is still part of the Supreme Court, and being the part of the Supreme Court, it can exercise power under Article 187 also to do the complete justice. No, sir, in Article 191 and in any other, let me complete, and any other article, Article 187 is not mentioned, whereas Article 187 is a helping hand. It covers the gaps to do the complete justice when this court has taken the cognizance. So, sir, if for a moment we think that this bench is not part of the Supreme Court, then Article 187, provision of Article 187 will not be available, and that will be great loss in the No, interest it is of justice. available. Article 187, the powers of the Article 187 given up. These power can also exercised by the constitutional bench because these are the powers. So if we will hear any case or we are hearing any case and we think that there is a possibility and there is some need of complete justice, we can also exercise power under Article 187. Because 187 mentions power of the Supreme Court, not of any bench. अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी तो सुप्रीम कोर्ट में बनी है ना. करने लगा था ना, जिसे आपने कहा कि मैं रिप्लाई करता हूँ. देखिए, ये पावर्स ऑफ द बेंच का क्वेश्चन नहीं है. यहाँ जो आप अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ शरीयत एपलेट बेंच बना और 187 की रोशनी में उसको कंप्लीट पावर्स हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अब अप्लाई करें मौजूदा सूरत हाल पे. वी हैव जुरिस्डिक्शन. 191 doesn't mention 187 at all. नहीं, क्वेश्चन सुन लीजिए. अब यू से दैट द जजेस हु आर नॉट part of the constitutional benches may be included in this bench.
by this bench which is a constitutional bench. ये question है यहाँ कि how we can confer jurisdiction on the judges who are not part of this constitutional bench. Sir, because basically you are, as Sheikh Sahab said, wearing two hats. I will say you are holding two positions. You are holding first position under Article 176. You are a Supreme Court. And your second position which you are holding is Article 191A. Your position in 191 does not exclude your position in 176A. यही तो मैं सबमिट कर रहा हूँ सर. Remain the Supreme Court. 191A के ओपनिंग वर्ड्स ही आप पढ़ लीजिए तो ये कौन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हटके कोई चीज बन गई है. उसमें तो पहली वर्ड ये लिखा हुआ है, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसीलिए सर इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है. इसका मतलब ये भी है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एम्बिट. इसका मतलब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बार्ड और द अदर बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट कंप्लीटली बार्ड टू यूज देयर पावर अंडर आर्टिकल 184. इसीलिए मैंने कहा रेगुलर बेंच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोथ आर टू ब्रांचेस ऑफ वन ट्री. टू ब्रांचेस ऑफ वन ट्री. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को उन्होंने कर दिया है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक जुरिस्डिक्शन दे दिया, रेगुलर बेंच को एक जुरिस्डिक्शन दे दिया. नोबडी सेइंग कि इट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, इट इज अबव द सुप्रीम कोर्ट और इट इज बिलो द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 191A. इसीलिए मैं कह रहा हूँ साहब कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 184 वो कंप्लीटली बार नहीं है. कंप्लीटली इसीलिए मैंने आपको प्रोवाइजो भी मेंशन किया. वो प्रोवाइजो भी ड्राफ्टमैन इधर रख सकता है. अब मैं बार बार ड्राफ्टमैन कहता हूँ. यहाँ किसी ने कहा आप ड्राफ्टमैन कहते हैं, लेजिस्लेचर क्यों नहीं कहते? तो मैंने कहा लेजिस्लेचर को तो बेचारी को पता ही नहीं है. ड्राफ्टमैन ने ही सारा काम आप देखें जो आपकी बात मैं समझाऊं, आप ये बताने की कोशिश करें शायद, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, कि पहले सुप्रीम कोर्ट होती थी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस होते थे, सबको इख्तियार था 184(3) का, या सुप्रीम कोर्ट कलेक्टिवली बैठ के या बेंचेस के जरिए. अब आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हुआ कि या तो सुप्रीम कोर्ट सारी बैठेगी तो सुप्रीम कोर्ट होगी, उनके पावर स्टिल इंटैक्ट है, और बेंचेस के पावर महदूद के. हर बेंच नहीं सुन सकेगा, मखसूस बेंचेस. अगर बेंच में सुना जाएगा तो मखसूस बेंचेस सुनेंगे, और अगर कलेक्टिव नहीं सुना जाएगा तो सारी सुप्रीम कोर्ट को स्टिल आप कहते हैं पावर मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि सब के सब बैठ जाए. और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो एक्सक्लूसिव पावर है टू दिस ऑनरेबल बेंच, वो लिस्ट दी हुई है क्लास 5 में. 3 शुड बी रेड विद क्लास 5 ऑफ आर्टिकल 191. ये जनरल केसेस में ये किया गया है कि ये केसेस इस किस्म के बेंच सुने, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट बार है ऑन द सुप्रीम कोर्ट. तो देखें ना सर, फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी सर. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिर्फ इंडिया में है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं. और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है लाइक अदर बेंचेस है, और वो चीफ जस्टिस उनको वहाँ इसीलिए कोई इशू मगर वहाँ भी जो केस और मैं आपसे एक और अर्ज करूँ, मैं सर एक आपसे और अर्ज करूँ, अगर आप मेरी तजवीज़ को माने. नहीं, पहले आप बात सुन लीजिए ना. आपने इंडिया का जिक्र किया तो आगे भी तो बात सुन लीजिए ना. वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जी है, मगर वहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है वो रेगुलर में नहीं जाता जी. ठीक है, तो फिर यहाँ भी यही हुआ है ना. इसलिए वो कंप्लीट बार नहीं है. चीफ जस्टिस की उसमें डिस्क्रिशन है कि वो बेंच वो बनाते हैं. ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर करना ही है तो वो सिस्टम क्या कर लें. मैं आपको एक और तजवीज देता हूँ सर, अगर आपके पास टाइम हो तो ये जो बेंच चीफ जस्टिस इसलिए बनाते हैं कि ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर. ठीक है, उनके जजमेंट्स में है कि चीफ जस्टिस हैज द प्राइमेसी, ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर. आपके यहाँ लॉ बन गया, कमेटियां बन गई दो. अब वो जो काम चीफ जस्टिस साहब करते थे एज ए मास्टर ऑफ रोस्टर, नाउ इट इज बीइंग परफॉर्म बाय द कमेटी फॉर द रेगुलर बेंचेस एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस. बिल्कुल ठीक है. मैं सर जब मेन केस पे आऊँगा तो 224 के मैंने केस ला, मैंने अपनी उस बुक में भी लगाए हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाले, कि उस साल के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने 5 से 9 तक जजेस, और क्या क्या केस उन्होंने फैसले किए. और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने सर ये कई एंगल से पढ़ा है, ये इम्प्यून्ड जो अमेंडमेंट है
इसकी कई अमेंडमेंट से आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट समझ लें, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के तौर पर बढ़े तो कई चीज़ें जो मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ वैसे ये रेलिवेंट हो जाती हैं। तो ये बन तो रही थी कोर्ट। वैसे आप मशवरा अच्छा दे रहे हैं जी आप मशवरा दे रहे हैं मेरे ख्याल की कोर्ट के हाँ जी, क्योंकि वो बन तो रही थी कोर्ट, बन गया बेंच, इसलिए देखिए आप अगर इसको देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, अब बात चल रही है, जाहिर है बहस इतने अरसे से हो रही है। 184 में सुप्रीम कोर्ट के पावर स्टिल इंटैक्ट, आप कॉल आपके कहना, आप पढ़ लें 184 से शुरू से पढ़ लें, और 191 में बेंचेस को भी वही इख्तियार दिए जो सुप्रीम कोर्ट के 184 में है। तो दो क्यों है? होना तो ये चाहिए कि 184 में ही अमेंडमेंट कर दी जाती, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का नाम मैं निकाल पहले ही के जवाब दे सकता यहाँ पे बेंच का नाम मैं पहले ही अर्ज पढ़े कर सर चुका हूं, एक 184 कंफ्यूजन कोर्ट की जगह क्योंकि बेंच डाल दिए गए, डाला नहीं गया, अलग से ऐड किया गया, चले दोनों मौजूद हमारे है, लिए तो दोनों ये है, मौजूद but है। the constitution today says, हम तो उसके पाबंद हैं, कोर्ट होती है जो भी होती फिर उसको उस तनाजर में देखते हैं। आपकी बात ठीक है, बज़ाहिर जो पेपर न्यूज बाकी चीजें बहुत सारी, जी these are the facts, but what is in the book, I move we are forward. bound by that. No sir, I refer to ELD 2005 Supreme Court 873 relevant is 941 So before I read this para, 191 और 186 मैं पढ़ना चाहूँगा। कौन सा पेज पढ़ रहे हैं आप? ये सर मैं 941 से पढ़ूंगा, उससे 941 पहले मैं 186 पढ़ना चाहता हूँ, आर्टिकल 186। Article 186 of the Constitution says, if at any time, एक मिनट, 186 Article 186 sir, वो अलग से पढ़ Constitution का Article 186, advisory jurisdiction, if at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he consider of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. अब सर 191 A-C पे आ जाएं। Clause 3C says, the Constitution Bench shall exercise best advisory jurisdiction of the Supreme Court under Article 186. ठीक है, वो एडवाइजरी भी इधर दे दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। उसको वहाँ पे अब प्रेसिडेंट जो है सर वो रेफर करेगा टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू द बेंच। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ना कि हरिडली और फॉर रीजंस हुआ तो कई जगह पे कन्वेंशन। अब मैं इस कंफ्यूजन को के हवाले से मैं आपको नहीं तो वो जब पेज भेजेंगे भी, 941 देखें ना, वो तो अगर चीफ जस्टिस को रेफरेंस भेजेंगे तो चीफ जस्टिस ने देखना है ज्यूरिसडिक्शन, अगर इसका 191A में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ही बेस्ट किया गया है तो उसने वहां भेज देना है, खत्म। सर, तो और तो कुछ इसमें ऐसी बात नहीं लग तो रही। ऐसी बात है सर हाँ, कि कैसे? चीफ जस्टिस हाँ, मेरा पानी दे, आज भी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेलेवेंट हो गया। इसलिए हो गया कि आज भी जो दो कमेटीज बनी है ना, एक सेक्शन 2 है, एक सेक्शन 2A है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। जी जी, उसमें अगर कोई केस कमेटी में जाए और वो कमेटी हेड करते हैं चीफ जस्टिस सेक्शन 2A के अंदर, if chief justice or the committee members thinks that this is a matter that should be heard by the constitutional bench,
they will simply refer the matter to the second committee constituted under section 2A of the Practice and Procedure Act. Okay? Then this committee will decide that this matter should be fixed before a bench, and the bench will be constituted under section 2A of the Practice and Procedure Act. एक्सेप्टेड सर, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इस बेंच, ऑनरेबल बेंच के लिए कोई इशू नहीं है अगर रेफर किया जाए फॉर द फुल कोर्ट प्रोसीजर है। यहाँ पर हमारे सबसे पूछा जा रहा था, हमें वे फॉरवर्ड बताया जाए, यही वे फॉरवर्ड जो आपने फरमाया। नहीं, अब मैं सर 190 आपने तो कल अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट में ये फरमा दिया था कि ये 24 के 24 जजों को सुनना चाहिए, तो ये तो आपका आर्ग्यूमेंट, वी हैव नोटेड दैट यू हैव मैं आस्क्ड अभी भी यही कहता हूँ। फुल कोर्ट कंप्राइजिंग 24 जजेस, और अकरम शेख साहब ने भी जो कंक्लूड किया था तो उन्होंने फरमाया कि जी इस झगड़े में पड़ने से अच्छा है कि आप पूरे 24 जजेस को सुन लें। ये उनका अपना एक क्लोजिंग स्टेटमेंट था। आप भी यही कह रहे हैं? मैंने भी यही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। अब मैं सर, Now it is for the bench to decide कि whether under the domain and jurisdiction of Article 191A, this constitutional bench has jurisdiction or not to constitute a bench for 24 judges, and includes those judges also who are not part of the constitutional bench, whether we have this domain or we should not encroach upon the jurisdiction of the Judicial Commission of Pakistan. What would be the effect of that? This is to be decided by us. conferring jurisdiction upon the judges who have no jurisdiction by the constitution. Or they are not the part of the constitutional bench. फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन, जैसे सर आपने पहले एक क्वेश्चन, आपने पहले खुद भी, 186 आपने पढ़ा, 191 आपने पहले भी फरमाया कि हम कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं सर, आप बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए आप एक सेकंड के लिए हटा दें कॉन्स्टिट्यूशन, आप सिर्फ बेंच रहने दें। तो जिस तरह एक बेंच इस मामले को रेफर कर सकता है थ्रू द चीफ जस्टिस और डायरेक्टली द कमेटी, यू नो बेटर एंड यू हैव द इनहेरेंट पावर। बट कॉन्स्टिट्यूशन मामला सर कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जहां 186 और 191 का आपने पढ़ा है, वो इसलिए जो आपसे क्वेश्चन है, कहीं पर ये नहीं है कि द चीफ जस्टिस कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इफ अपॉइंटेड बाय द कमीशन। सर बात तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रहेगी नहीं, हम तो बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। ये बात है ना, और सुप्रीम कोर्ट की जब बात होगी तो आप साहिबान भी उसका हिस्सा होंगे, उस टाइम पे ये रेलिवेंट नहीं इस होगा। वक्त आप ये कह रहे हैं कि हम जुरिस्डिक्शन कन्फर करें अपॉन द जजेस हु हैव नो जुरिस्डिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सर आपकी जुरिस्डिक्शन है इसलिए हरी होती रहे कि आप हम जुरिस्डिक्शन उन जजेस पे कन्फर कर सकते हैं जिनके पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नो जुरिस्डिक्शन। क्योंकि अंडर द लॉ जुडिशियल कमीशन नॉमिनेट करता है। इफ यू आर आस्किंग अस टू नॉमिनेट, if we will constitute the 24 judges full court, then we have to nominate the judges because they are not the part of the constitutional bench. This is the jurisdiction of Judicial Commission of Pakistan for nominating. The word nominate has been used सर under the constitution. आप ये इसमें ये इसलिए कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 191 से नहीं निकल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको निकलने का 191 तरीका बताइए ना। तरीका ये है 191 से निकलने का 191 तरीका में बताइए। खुद कहा हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच हैं। लाइक एनी अदर बेंच यू कैन रेफर दिस मैटर टू बी हर्ड बाय द फुल सुप्रीम कोर्ट। इसको रेफर करें। ये आप मेरे से बेहतर नहीं, जानते हैं। आप तो आप आर्ग्यूमेंट कर रही हो आज सीनियर आप काउंसिल। चीफ जस्टिस आप बताएं जिस ना, तरह what is- आपने अभी कहा what is कि your प्रेसिडेंट, opinion? अभी मैं आपको जवाब देता जी, हूं फरमाइए। सर। आपने अभी फरमाया कि 186 के तहत प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बेंच को भेज देगा। Yes. तो इसी तरह It is quite practical. ये काम जो मैं कह रहा हूँ वो भी तो चीफ जस्टिस के थ्रू हो सकता है। नहीं, ये सिर्फ reverse- प्रेसिडेंट जो कहे वही तो नहीं हो सकता। अगर हम चीफ जस्टिस इसी वजह से मैं कह रहा हूं, चले सर, कि अभी आप लेट्स assume we send this matter to the chief justice of Pakistan, जी। who is not the part of the constitutional bench, nor he is in committee of the constitutional bench constituted Sir, under he section is Chief 2A. Justice of the Supreme Court to which you are part.
So what he will do? He is one of the members of the Judicial Commission of Pakistan. Can he nominate persons? He is one of the members of the Judicial Commission where the decisions are taken by voting. सर फिर आप बताइए ना, उसका हल बताइए ना। हल मैं आपको बता रहा हूँ। आप जुडिशियल कमीशन से या 191 से निकल के अपने आप को बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट समझें, सुप्रीम कोर्ट समझें। जब आप सुप्रीम कोर्ट समझेंगे तो ये मसला हल हो सकता है। जैसे मैंने कहा अभी आपने फरमाया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर भेजे 186 के तहत रेफरेंस, तो किसको भेजेगा? शरीयत ये इस बेंच को तो नहीं भेज सकता। आपने फरमाया चीफ जस्टिस को भेजेगा और चीफ जस्टिस हमें भेज देगा। कोई चीफ को भेजता है रेफरेंस कहाँ फाइल होता है अटॉर्नी जनरल साहब? चीफ को जाके भी नंबर पड़ता होगा ना उस पे, और चीफ ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही काम जो आप भी कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अल्टीमेट जो आपकी आर्गुमेंट है, आपकी भी पॉइंट 1 पे हम आ गए कि इग्नोर 26th अमेंडमेंट, देन प्रोसीड विद द मैटर। मैं इस पॉइंट को बाद में डील करूंगा। मैं सर इस पे 186 का जो पॉइंट है उस पे जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। फिर 0 पे ही आ गए। शबर साहब आप ये पेज क्यों- आप ये क्यों नहीं कहते हैं शबर साहब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अथॉरिटीज के पास पावर है, 184 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, एक एडिशनल पावर दी गई 191 में बेंचेस को। तो सर मैं अभी अर्ज करूंगा आगे जाके। जमील साहब की पिटीशन में ऑलरेडी वो कहते हैं जी कमेटी फैसला कर चुकी है कि फुल कोर्ट सुने। ये मैं कहता हूँ फुल कोर्ट सुनेगी, मैं भी यही कहता हूँ कि फुल कोर्ट सुनेगी। अब सर मैं आगे जाके एक और केस पेश करूंगा कि अगर मैं पहले ये पढ़ लूँ सर, वरना फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये पेज है सर 941, क्योंकि कह रहे थे इसलिए मैं भूलना चाहूँ। 941 सर जी, कौन सा पैरा 75? ये सर PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 873 at 941 पैरा 75 sir, 75 and 76. It is true that opinion by the court on the reference by the president is not a decision between the parties, but the court undertakes an extensive judicial exercise during which the arguments advanced by the advocates appearing on behalf of the parties summoned by the court are evaluated and appreciated, and then an opinion is found. Therefore, it has a binding effect as held in above quoted judgments as well as by the eminent jurists on the Constitution. From the language of Article 189 and 190 of the Constitution, it is concluded that opinion expressed by the Supreme Court in a reference under Article 186 is required to be esteemed utmost by all the organs of the state. Therefore, it would not be fair to say that the opinion expressed by the Supreme Court on presidential reference under Article 186 of the Constitution has no binding effect. No, sir, this binding effect is of this honorable court. So, sir, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सर सुप्रीम कोर्ट है, यू आर अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। But there is no express language in this presidential reference to say that it has binding effect come what may. ये ओपिनियन और ये इंडियन जो रेफरेंसेस हैं उनमें ये बात जरूर, उनमें भी ये बात लिखी हुई है कि उसको वो कहते हैं कि इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन सम एस्टीम कि सुप्रीम कोर्ट एक ओपिनियन दे रहा है तो आप उसको कुछ जो है उसकी वैल्यू है। ये ओपिनियन कहते हैं इट इज नॉट फेयर टू कंक्लूड, ये है कि ये बात मुनासिब नहीं है कि इसको आप कहें कि भाई ये बाइंडिंग नहीं है, बट ये वो ना वो लिखते कि 189 में बाइंडिंग है, वो 189 का बहरहाल बहुत उन्होंने इस पे जो वेट दिया है और ये व्यू चेंज नहीं हुआ आपकी कोर्ट का बाद की किसी और। ठीक है, आप ये इस रेफरेंस में भी इसका डिस्कशन है, ये अभी जो
लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस था, उसके अंदर भी इसका रेफरेंस का भी जिक्र है, मेरे अपने नोट में भी है, औरों के भी नोट में भी। जी जी ठीक फरमा रहे हैं। अब मैं सर रेफर करूंगा सर PLD 1963 Supreme Court 486 relevant page 511 and 512 511 relevant. बोल रहे हो 3 में नहीं 486. 486 My lords, in this judgment, ये उठा लो दोनों किताबें यहाँ से उठा लीजिए 511 sir, when late President Ayub Khan promulgated and gave our Constitution of 1962, so it was a presidential system. President was exercising several legislative powers, which he was conferred under then Article 24 of 1962 Constitution. Now, sir, by using those powers, the President made amendment in several articles of 1962 Constitution. And one which became more controversial was that under the presidential system, sir, a member of the National Assembly cannot be a minister of President's cabinet. And if such member becomes, so he loses his seat in the National Assembly. But one of the amendments which created more hue and cry was that amendment was made whereby minister could keep their seat in the National Assembly as well as their seat in the cabinet. So sir, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा पढ़ूंगा, तो ख़ास तौर पर जैसे यहाँ बात हुई थी कि जब अमेंडमेंट हो जाती है तो it becomes part of the Constitution, no doubt. But sir, when it is a challenge, when cognizance is taken by the Supreme Court, then when it cognizance is taken, then sir, those impugned amendments or their validity becomes subject to the outcome of the decision of this honorable court. And that is what happened here. I would read, sir, the last para from the page 511. If the conclusion be that the adaptation made were not within the power, since their effect and purpose was to alter the very nature of the Constitution, the reason given for the change would seem to lose importance. The expression necessary and expedient appears in the preamble as it does in clause 3 of Article 224, but in the later clause, the necessity and expediency must be for the purpose of removing a difficulty, one of the expressed kinds. Here the expediency and necessity were for producing an effect contrary to that clearly stated in the Constitution, and not for the purpose of bringing the Constitution as it was granted to the country into operation. The preamble states that the members of the Assembly had expressed unwillingness to become ministers if they were to cease to be members. Presumably, as members, the gentlemen in question had taken oath to preserve, protect, and defend the Constitution, and their insistence that the Constitution should be altered
before they became ministers would seem not to have taken sufficiently into account the solemnity of that oath. The impression is clear that and unavoidable that ground of expediency was based on a desire to accede to the wishes of certain persons, probably a fairly small number of persons, but the Constitution was not intended to be varied according to the wishes of any person or persons. Anything in the nature of the respecting of persons, unless provided by the Constitution itself, would be a violation of the Constitution. And if the Constitution were itself altered for some such reason, and that in substantial and not merely a machinery aspect, there would clearly be the duty of the superior courts to resist in defense of the Constitution. The aspect of the franchise and of the form of the government are fundamental features of a Constitution, and to alter them in limine in order to placate or secure the support of few persons would appear to be equivalent not to bringing the given Constitution into force, but to bringing into effect and altered or a different Constitution. So, sir, in this case, in that case, it was violation, it was protection of certain ministers. My lord, now What issue, was the effect? now Order issue of the before. court क्या था? वो तो petition तो dismiss की उन्होंने, whether they saved the amendment under Article 224. नहीं पहले ढाका ने खत्म की ढाका, और वो ढाका का फैसला अब हो गया यहाँ। तो यहाँ पे सर हम तो देख हमारे सामने अभी तो हेयरिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर पहुंचे ही नहीं है हम। ये 191 बेंच पे 191A जो है ये अमेंडमेंट ही तो है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सामने वी हैव द बिगर क्वेश्चन बिफोर अस, इट इज अ सर्वाइवल ऑफ Hey, I think what senior member wants to communicate you, that when the time will come, when you will start your argument on varies of the constitutional amendment, obviously this court will hear. We are not saying that we are bound that since we have been constituted under Article 191 as a constitutional bench, we cannot hear the case of varies. We can, but provided you start your argument, when you will start your argument on 26th amendment, we will wholeheartedly hear you, your case. मैंने सर ये इसलिए यहाँ पढ़ा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ था किसी मेरे दोस्त के ऊपर कि whether we like it not, 26th amendment has been passed. Now it is a part of the constitution. We cannot do anything. So मैं ये अर्ज कर ये रहा तो हूँ किसी ने नहीं कहा यहाँ We पे ये cannot आप- do anything नहीं कहा। हेयरिंग हमने कहा whether right or wrong it has become part I of the stand corrected. constitution. मेरा ख्याल था कि शायद नहीं, I stand corrected. शायद थोड़ी डिक्लेयर्ड अदरवाइज I stand there was some corrected. misunderstanding maybe, Maybe. but there is nothing like that because we in a very initial day we asked all the learned counsel, they start your arguments on the amendment, but they say that there are certain applications for constituting the full court and the live stream. That is why the matter is being heard. I stand corrected, sir. Sir, one point was raised by your Lordship, Justice Mazhar. It was with reference to Article 5 of the Constitution. Yes. Let's read Article 5 of the Constitution. I read, with your permission, Article 5, loyalty to state and obedience to Constitution and law.
loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Clause 2, obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen. No, sir, it is not by coincidence. It was designed, Article 5 designed by like that a loyalty to the state comes first as a duty, basic duty. Then comes obedience to the Constitution and law. Sir, there can be a situation where can be a conflict between the loyalty to the state and obedience to the Constitution or law. Now, this point was dealt by this court, full bench of this court in Sindh High Court versus Federation of Pakistan. PLD 2009, Supreme Court 879. First, I refer to page सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे बात हो रही है। अब असल बात तो ये नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे बेंच सुने, फुल कोर्ट सुने, अब ये पता नहीं। बस सर ये मेरा आखिरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट, थोड़ा कोशिश करें, कंक्लूड करें। बस मैं खत्म कर रहा हूँ आखिरी, जब मैं ये बाकी मैं नहीं छेड़ रहा। पेज कौन सा? सर पेज 1067। ऊपर से सर 17 लाइन पे अगर आ जाए, where it starts, we would not like to go into the circumstances in which those amendments were passed, but we would certainly observe that the amendments made by an authority not mentioned in the Constitution and otherwise, then in accordance with the procedure prescribed in the Constitution, could hardly be given any sanctity vis-a-vis the amendments made by the Parliament in accordance with the procedure laid down in Article 230 and 239. My Lords, this amendment was enacted on 21st October 2024. At that time, Senate was not complete. Senate was completed on 10th July. ये आपके बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े अच्छे आर्गुमेंट ये हो सकते हैं जब हम मेन केस सुनेंगे। आप प्लीज उस तरफ ना जाए ना, आप वो बाद में आपको मौका मैं मिलेगा। सिर्फ सर ये कह रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट या इस अमेंडमेंट के जरिए जो इस वक्त लॉ आपके सामने है, इस वक्त अमेंडमेंट मौजूद, आपने खुद कहा कि इसको वो sanctity- एक मिनट सुन, आपने ये तस्लीम किया कि अमेंडमेंट नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर रहते हुए आपका मेन जो आपने शुरू किया, स्टार्ट लिया, आप ये कहते हैं कि बेंच और कोर्ट अलग है, तो अब आप इस पर फोकस करें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बेंच के बजाय फुल कोर्ट सुने। दैट्स ऑल, ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। जी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू। शायद आप आखिर में नहीं, नेक्स्ट वीक वैसे ही शायद। हाँ ये देख लिया अभी, आप आपस में तय करें। क्या वो उन्होंने हेलो मेरा खालिद साहब वो आपके साथी उन्होंने कहा था 15 मिनट उनका